सो हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर. तो रिसेंटली दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज़ इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ केशवानंद भारती. In Keshwanand Bharati case, there are some important points. तो केशवानंद भारती जो जजमेंट था इस केस का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंसेप्ट आउटलाइन किया था. और जो ये केस था ये केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, बिकॉज जो केरला गवर्नमेंट है उसने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 के तहत जो केशवानंद भारती जी थे उनके कुछ लैंड एक्वायर कर लिया था. वी कैन से कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय केरला गवर्नमेंट. तो इसमें जो फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, आर्टिकल 25, 26 और 31 कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 25, 26 एंड 31 विच कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स, इनका वॉयलेशन हो रहा था. और जो ये केस है इसके लिए 13 जजेस की बेंच बैठी थी, और जो अब तक की लार्जेस्ट फॉर्म्ड बेंच है सुप्रीम कोर्ट की. जैसे ये केस आगे बढ़ता गया तो इसका एरिया भी है, जो स्कोप है वो एक्सपेंड हुआ है. जिस जिस केसेस को इन्होंने एड्रेस किया है, तो जो पुराने केसेस की जजमेंट थी, ठीक है, या फिर जैसे गोलकनाथ केस की जो प्रीवियस जजमेंट थी उसका भी इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया. इसके साथ ही जो आर्टिकल 368 है इसका भी इंटरप्रिटेशन इस केस में, केशवानंद भारती केस में हुआ है. तो आर्टिकल 368 किससे रिलेट है? ये पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 368 है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो केशवानंद भारती है उस केस के द्वारा देखा गया कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, या फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके सेक्शन 2 एंड 3, और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसकी मतलब उसकी वैलिडिटी को चेक किया गया कि वह सही थे कि नहीं थे. ठीक है. ऐसे तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एक जगह पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट में कुछ एक चीज़ों को बताया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. अगर हमें कहीं लिखना हो तो हमको कम से कम 5-6 चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट इन्हें किया जाए. ठीक है. तो हम पहले वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिन्हें हम कहीं लिख सकते हैं और दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू राइट इन मेंस. जैसे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. ओके. फिर इजी जो है नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. फिर है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. ओके. इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके. नेक्स्ट आप याद रख सकते हो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. एंड कुछ एक चीज़ें जो आपको याद रखनी ही है वो है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. क्योंकि इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. वो है आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142. पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल्स के अंडर? 32, 136, 141 एंड 142. और पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 126 एंड 227, 226 एंड 227. तो हाई कोर्ट की पावर्स कौन कौन से आर्टिकल के अंडर? 226, 226 एंड 227. ठीक है. और सुप्रीम कोर्ट की पावर कौन से आर्टिकल्स के अंडर? 32, 136, 141 एंड 142. एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स बताए गए हैं. सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, executive and the judiciary, power of judicial review, parliamentary system, rule of law, principle of equality, free and fair elections, independence of judiciary,
और पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142. पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट है. इसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये भी इजी है, आप इसको रिमेंबर रख सकते हो अंटिल योर मेंस. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका कंसेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ है. तो पहले तो आप एक चीज़ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर शंकरी प्रसाद जो केस है वो 1951 का है. शंकरी प्रसाद केस 1951 का है, यहाँ पर ये ठीक कर लीजिएगा. तो देखिए जो शंकरी प्रसाद केस था 1951 का, और जो सज्जन सिंह केस है 1965 का. शंकरी प्रसाद केस 1951 का और सज्जन सिंह केस 1965 का. इन दोनों केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी. किसके अंडर? अंडर आर्टिकल 368. अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. किस में कहा गया? शंकरी प्रसाद केस 1951 में और सज्जन सिंह केस 1965 में. उसके बाद आया हमारा गोलकनाथ केस. तो गोलकनाथ केस है 1967 का. गोलकनाथ केस 1967 में क्या कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट. कि आर्टिकल 368 के अंडर आपको जो मतलब पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर नहीं है, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं कर सकते आर्टिकल 368 के अंडर. ठीक है, गोलकनाथ केस में कहा गया. और साथ ही साथ जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते तो आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड नहीं कर सकते. पार्लियामेंट के ये जो राइट्स थे कि आप जैसे बोला गया था लास्ट केसेस में, मतलब शंकरी प्रसाद केस में और सज्जन सिंह केस में, कि पार्लियामेंट को ये हक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है, साथ के साथ फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368. किस में कहा गया था? शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में. शंकरी प्रसाद केस 1951 और सज्जन सिंह केस 1965. लेकिन जो गोलकनाथ केस आता है 1967 में, उसमें ये सब बातें जो है रिवर्स हो जाती है, बिल्कुल उलट जाती हैं. उसमें कहा गया कि पार्लियामेंट ना ही आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है और ना ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड कर सकती है. उसके बाद आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, उसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं वो क्या है? वो एक लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13. सो पार्लियामेंट कैन अमेंड. जैसे कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बन सकता जिससे हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो वायलेट हों. ठीक है, आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि हम ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो क्या है? वायलेट हो. ठीक है, तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट ने क्या कह दिया कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम तो कोई लॉ बना ही नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं. तो इन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कोई लॉ नहीं है, तो इसलिए पार्लियामेंट क्या है? अमेंड कर सकती है. पार्लियामेंट के द्वारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 24th, उसमें इन्होंने क्या है? गोलकनाथ केस की जो जजमेंट है उसको फिर से क्या कर दिया? उलट दिया. इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम कोई लॉ नहीं बना रहे. ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, इनका कहने का मतलब था. तो इसलिए पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है. फिर जो है 1971 में ही 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है. उसमें कहा गया कि जो सेक्शन 2 है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है विद ड्यू कंपनसेशन, इसे कर्टेल कर दिया गया. इस राइट को क्या है? ख़त्म कर दिया गया, जो है मतलब कम कर दिया गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपनसेशन जो है, इस जो राइट था इसमें कमी लाई गई. ठीक है, उसके साथ ही सेक्शन 3 जो है उसमें बताया गया प्रेसिडेंस ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स. सेक्शन 3 में क्या बोला गया कि डीपीएसपी जो है इनकी प्रेसिडेंस रहेगी फंडामेंटल राइट्स पर. ठीक है,
जैसे हमें पता है कि जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको पूरी तरह से कब ख़त्म करेंगे, ये 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होएगा 1978 का, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है 19F के अंडर और आर्टिकल 31 के अंडर उसको पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने जो राइट टू प्रॉपर्टी है विद ड्यू कंपनसेशन, इसमें जो राइट थे इसमें पहले फुल फ्लेज मिलते थे, उसमें थोड़ी कमी की है, मतलब उसको कर्टेल किया है, कम किया है। ठीक है, सेक्शन 2 से जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके सेक्शन 2 में क्या किया इन्होंने, कर्टेल किया राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपनसेशन। पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी थी और अगर आपसे प्रॉपर्टी लेते भी थे तो आपको क्या करते थे, कंपनसेशन देते थे ना। तो इसी तरह से इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को कैसे कम किया, क्योंकि अभी क्या कर रहे थे, आपकी प्रॉपर्टी ले तो सकते थे लेकिन आपको कंपनसेशन देते थे। आर्टिकल जो ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उससे क्या किया गया, आपका जो फुल फ्लेज राइट टू प्रॉपर्टी था उसको कम किया गया और आपको बोला कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कैसे कम किया, कि अब आपको ये क्या करेंगे, बदले में कंपनसेशन देंगे, लेकिन आपका ये जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसको ही ले सकती है गवर्नमेंट, लेकिन आपको क्या करेगी, कंपनसेशन देगी उसके बदले में। ठीक है, तो इसकी राइट टू प्रॉपर्टी को कैसे कम किया गया कि आपसे अब प्रॉपर्टी ले सकती है गवर्नमेंट और पर क्या देगी, आपको कंपनसेशन देगी। सेक्शन 3 में बोला गया प्रेसिडेंस ऑफ DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट्स को अब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, DPSP की प्रेसिडेंस कर दी गई ओवर फंडामेंटल राइट्स और टुक अवे द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर 39B एंड 39C। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही जो स्कोप था जुडिशियल रिव्यू का उसको कहाँ से ख़त्म कर दिया गया, 39B और 39C से। 39B और 39C से जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है उसको हटा दिया गया एक तरह से। ठीक है, 39B और 39C आर्टिकल से। उसके बाद देखिए 1972 में आता है 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने एडिड टू रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस टू 9th शेड्यूल। तो अभी हमें पता है कि 9th शेड्यूल में जो भी आप लॉ डाल देते थे, जो भी आप मतलब चीज़ें डाल देते थे, वो क्या था, जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दो जो लैंड रिफॉर्म्स थे, लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन जो थे, उनको क्या कर दिया, इसमें 9th शेड्यूल में डाल दिया। ठीक है, 1972 में। अब आता है केशवानंद भारती केस 1973। तो इन्होंने क्या किया, जो अभी इसका केशवानंद भारती केस के हम जजमेंट दोबारा नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया कि जो केशवानंद भारती केस है उसे जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था तो हमें पता चल चुका है, तो उसी लाइन ऑफ थॉट को मेंटेन किया गया सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में, मतलब आगे भी उसे ही मेंटेन किया गया, चाहे वो मिनर्वा मिल केस हो, चाहे SR बम्बई केस हो, चाहे IR कोहिलो केस हो। ठीक है, तो मिनर्वा मिल केस, SR बम्बई केस और IR कोहिलो केस में केशवानंद भारती जजमेंट को ही इन्होंने मतलब स्ट्रेंथन किया, मेंटेन करके रखा है अब तक के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि केशवानंद भारती केस में क्या क्या चीज़ें कही गई थी, क्या क्या उसके आउटकम्स आए थे, देखते हैं। अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि जो 24th अमेंडमेंट किया गया था उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। देखिए अभी हमने क्या कहा था कि 24th जो अमेंडमेंट था उसमें क्या कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कोई लॉ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 24th जो अमेंडमेंट था वो ठीक है आपका, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड एंड देखो इन्होंने इनकी बात को कहा कि हाँ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पार्ट को, प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकती है, यहाँ तक कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी। इनकी बात को सही मान लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि विद अ condition that amendment should not alter, damage or destroy the essential features of the fundamental principle of the constitution. This came to be known as बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, किसी भी प्रोविज़न को अमेंड कर सकते हो, यहाँ तक कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि जो अमेंडमेंट है उसके कारण ना ही कोई जो है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ना ही वो अल्टर होने चाहिए, ना डैमेज होने चाहिए, ना डिस्ट्रॉय होने चाहिए। कोई भी एसेंशियल फीचर या फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का उस कारण डैमेज, डिस्ट्रॉय या अल्टर नहीं होना चाहिए, और इसी को कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन।
फिर उन्होंने कहा करेक्टेड जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस में जो जजमेंट दी थी उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो गोलकनाथ केस में कहा गया था कि आप मतलब 368 आर्टिकल के द्वारा आप ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, ना ही आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकते हो, ये चीज़ कहा गई थी गोलकनाथ केस में। अब ऊपर ही हमने पढ़ा कि इन्होंने कहा, यहाँ पर कहा था ना कि पार्लियामेंट की सब कुछ पास पावर है कि आप सब कुछ अमेंड कर सकते हो, ठीक है। अब गोलकनाथ केस की जजमेंट तो इसका मतलब खुद ही वो गलत हो गई है ना। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 368 कंटेन बोथ द पावर एंड द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आर्टिकल 368 में क्या क्या चीज़ दिया, आपको पावर भी है, प्रोसीजर भी है कि आप किस तरह से अमेंड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड दैट अमेंडिंग पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट वर डिफरेंट। और ये भी कहा कि जो अमेंडिंग पावर है और जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की वो अलग है। अमेंडिंग पावर में मतलब आप चेंजेस कर रहे हो, लेजिस्लेटिव पावर में आप नया कोई लेजिस्लेशन बना रहे हो, ठीक है। अदर जजमेंट जो थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 25th एंड 29th अमेंडमेंट, कि उन्होंने जो 25th और 29th अमेंडमेंट जो थी उसका भी अपहेल्ड किया, बस एक चीज़ को छोड़कर कि पार्ट्स दैट कर्टेल्ड इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि इसमें जैसे कहा गया था ना कि 39B और 39C के अकॉर्डिंग मतलब 39 आर्टिकल 39B और 39C पर जुडिशियल रिव्यू की पावर ख़त्म कर दी थी। तो उस कंडीशन को छोड़कर, इसको छोड़कर कि जहाँ पर ये पावर को छीना जा रहा था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज़ को छोड़कर 25th और 29th जो अमेंडमेंट थे उसको सही बोला सुप्रीम कोर्ट ने। ऑल्सो असर्टेड द प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस अमेंडेबल, और साथ ही साथ ये चीज़ भी जोड़ी है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और इसलिए प्रियम्बल को भी क्या है, आप अमेंड कर सकते हो। ओके, सो